स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यसभा की कार्य और शक्तियाँ। संसद का गठन हो गया, संसद की कार्य और शक्तियाँ हो गई, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ हो गई, लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ हो गई। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। जिस प्रकार से लोकसभा काम करती है उसी तरह से राज्यसभा को भी है जो कुछ पावर दिए गए हैं, कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, जिनका विवेचन हम आज की क्लास में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शक्तियों के बारे में बात करें। राज्यसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो राज्यसभा की शक्तियों की हम बात करें या पहली शक्ति के बारे में हम बात करें तो ये शक्ति है विधायी शक्ति। कौन शक्ति है? विधायी शक्ति। ठीक है, राज्यसभा की कार्य शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति कौन सी? विधायी शक्ति है। और विधायी शक्ति की हम बात करें कि जो सामान्य विधेयक होते हैं, सामान्य जो विधेयक होते हैं, इस सामान्य विधेयक पर दोनों ही कानून बनाते हैं। सामान्य विधेयक पर लोकसभा और दूसरी बात करें राज्यसभा, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात जो वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य विधेयक होते हैं वो राज्यसभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और लोकसभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अर्थात सामान्य विधेयक में लोकसभा के समान ही राज्यसभा की शक्ति क्या है? समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई विधेयक अधिनियम तभी बदलता है जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाए तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। उसके उपरांत ही वह विधेयक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगर किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, मान लो कोई विधेयक है और उसमें दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उस विधेयक को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो गया है। उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि संयुक्त बैठक तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कई कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं कि संयुक्त बैठक जब दोनों पक्षों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये संयुक्त बैठक है जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये कौन सी शक्ति हो गई? ये होगी विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति की हम बात करें यहाँ पर, दूसरी शक्ति की यहाँ पर हम बात करें वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, ठीक है, दूसरी शक्ति की हम यहाँ बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के मामले में हम बात करें तो वित्तीय शक्ति लोकसभा का वर्चस्व अधिक है, राज्यसभा का सीमित है।
अर्थात वित्त संबंधी शक्ति के बारे में बात करें तो वित्त संबंधी शक्ति में लोकसभा की जो शक्ति है वो अधिक है, जबकि राज्यसभा की वित्तीय शक्ति क्या है, सीमित है। वो कैसे है कि देखो आपको बताया कि जो वित्त विधेयक होते हैं, कौन से विधेयक होते हैं, जो वित्त विधेयक होते हैं, ये वित्त विधेयक सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। अर्थात जो वित्त विधेयक है उसको हम सर्वप्रथम कौन से सदन में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। फिर लोकसभा के द्वारा जैसे ही पारित हो जाता है, लोकसभा के द्वारा जैसे ही पारित हो जाता है तो फिर ये चला जाता है कहाँ, राज्यसभा में। कहाँ चला जाता है ये, राज्यसभा में। राज्यसभा इस विधेयक को संशोधन भी कर सकती है, संशोधन करती है, या यथास्थिति वापस लौटा देती है, या फिर लोकसभा राज्यसभा इस धन विधेयक को, इस वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, विलंबित कर सकती है। 14 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, इसको विलंबित कर सकती है। तो ये संबंधी कौन सी है, वित्त संबंधी शक्ति है। कि जो वित्त विधेयक होता है, ये वित्त विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में रखा जाएगा, निम्न सदन में रखा जाएगा। और निम्न सदन कौन सा है यहाँ पर, लोकसभा। निम्न सदन कौन सा है यहाँ पर, लोकसभा। तो वित्त विधेयक कहाँ रखा जाएगा, सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, किसमें रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। फिर लोकसभा के द्वारा जैसे ही वित्त विधेयक को पारित करके और फिर कहां चला जाता है, ये राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन के लिए अपने पास क्या कर सकती है, रख सकती है, या फिर इस वित्त विधेयक में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, या फिर इसको यथास्थिति के में वापस क्या कर सकती है, इसको लौटा सकती है। लेकिन राज्यसभा ने जो वित्त विधेयक में जो संशोधन किया है, इस संशोधन को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वित्तीय जो शक्ति है ये लोकसभा अधिक है और राज्यसभा की क्या है, इसमें सीमित है। तो कितने दिन के लिए विलंब कर सकती है, ये 14 दिन के लिए। सिर्फ राज्यसभा की इतनी सी शक्ति है वित्त संबंधी कि इसको 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, ये देरी कर सकते हैं, विलंबित कर सकती है। इतनी सी शक्ति है किसके पास है, राज्यसभा के पास। अगर ये 14 दिन के वापस नहीं लौटाता है तो स्वतः ही वित्त विधेयक क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो ये कौन सी शक्ति हो गई, वित्त संबंधी शक्ति हो गई। अगर हम चौथी तीसरी शक्ति की बात करें तो इसमें है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका जो होती है, तो कार्यपालिका को हम व्यवहार में क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका को व्यवहार में हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कह सकते हैं, हमें मंत्रिमंडल कह सकते हैं, ठीक है। कार्यपालिका को व्यवहार में क्या कहते हैं, हम मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है, कौन, राज्यसभा। राज्यसभा का है, इसके ऊपर नियंत्रण कैसे होता है, कार्यपालिका के द्वारा। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए ये प्रश्न पूछकर पूर्वक प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव ला करके स्थगन प्रस्ताव ला करके इन प्रस्तावों के माध्यम से राज्यसभा कार्यपालिका पर क्या रखती है, नियंत्रण रखते हैं। कौन कौन से प्रस्तावों के माध्यम से, प्रश्न पूछ करके, पूर्वक प्रश्न पूछ करके, निंदा प्रस्ताव ला करके या आलोचना करके, और स्थगन प्रस्ताव ला करके, इनके माध्यम से राज्यसभा कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका पर यहाँ पर राज्यसभा की जो शक्ति है, राज्यसभा कार्यपालिका के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। कार्यपालिका को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव है 2/3 बहुमत के द्वारा उसमें कौन ला सकती है, लोकसभा ही ला सकती है, राज्यसभा नहीं ला सकती। राज्यसभा तो उसको प्रश्न पूछ करके, पूर्वक प्रश्न पूछ करके, निंदा प्रस्ताव ला करके, स्थगन प्रस्ताव ला करके, इनके माध्यम से कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। कौन करती है, राज्यसभा। तो ये अपनी 3 शक्ति हो गई, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति।
अगर चौथी शक्ति की हम यहाँ पर बात करें तो ये चौथी शक्ति आपकी आती है इसे आप संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, ये चौथी शक्ति है कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो संसद के द्वारा ही लाया जा सकता है, और जब संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। अर्थात संविधान के कुछ भाग ऐसे होते हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग जो विशेष बहुमत के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी जाकर के संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अर्थात राज्यसभा की स्वीकृति के बिना अकेली लोकसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, उनमें संशोधन करने के लिए लोकसभा राज्यसभा से स्वीकृति प्राप्त करे। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति होना क्या है, आवश्यक है, तभी संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये कौन सी शक्ति होगी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया है, तो उस संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसलिए राज्यसभा की स्वीकृति लेना भी क्या है, आवश्यक है। तो ये कौन सी शक्ति होगी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति होगी। अगर अगली शक्ति की हम यहाँ पर बात करें तो अगली शक्ति यहाँ पर जो है वो शक्ति है अपने निर्वाचन संबंधी शक्ति। कौन सी शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो देखो यहाँ पर अगली शक्ति के बारे में हम बात करें, यहाँ पर तो अगली शक्ति यहाँ पर निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। और निर्वाचन संबंधी शक्ति की यहाँ पर बात करें हम तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये कौन सी शक्ति होगी, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी शक्ति होगी। अगर हम विविध शक्तियों की बात करें, अगली जो शक्ति है वो शक्ति है विविध शक्ति। वो है कौन सी शक्ति है, विविध शक्ति। इनके विविध शक्ति और विविध शक्तियों की हम बात करें तो यहाँ पर विविध शक्तियों में आता है आपका महाभियोग। यहाँ पर आपका महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति। अर्थात महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश,
इनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। जैसे ही लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव को मतदान में भाग लेने वाले या उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना क्या है, आवश्यक है। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? वो राज्यसभा के द्वारा। इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए, अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर समझना कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये किसके द्वारा लाया जाएगा? सिर्फ राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा। जैसे ही राज्यसभा इस महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है, सदन में कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या या मतदान करने वालों की कुल सदस्यों की संख्या का कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर राज्यसभा ने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया गया है, उसके बाद में ये लोकसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब लोकसभा इसको स्वीकृति प्रदान कर देता है उसके उपरांत उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है आर्टिकल 61 के तहत ये महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। उसमें सदन में कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या या निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना क्या है, आवश्यक है। कई बार पूछ लिया जाता है महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत होना आवश्यक है, तो 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। कितना बहुमत होना आवश्यक है? 2/3 बहुमत होना क्या है, आवश्यक है। तो ये कौन सी शक्ति हो गई? विविध शक्ति हो गई, जिसमें महाभियोग की शक्ति आ गई। कि महाभियोग की शक्ति के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के, अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो भी लाया जा सकता है संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। इसके बाद में अगली शक्ति की हम बात करें यहाँ पर, तो अगली शक्ति आती है यहाँ पर विशेष शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति है? विशेष शक्ति। और विशेष शक्ति के तहत अगर हम बात करें यहाँ पर विशेष शक्ति, तो विशेष शक्ति में यहाँ पर आपके दो मुख्य विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो है आर्टिकल अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। कौन शक्ति के तहत? ये विशेष शक्ति के तहत। कौन शक्ति के तहत? विशेष शक्ति के तहत। जो कि यहाँ पर समझना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। विशेष शक्ति के तहत है कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। देखो आर्टिकल 249 के तहत क्या कहा गया है? सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या या मतदान में भाग
लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। देखो यहाँ पर समझना कि संविधान का आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा, यहाँ पर सदन का मतलब है क्या? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का कितना बहुमत है? 2/3 बहुमत के द्वारा कौन सी सूची पर है? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय क्या किया जा सकता है? घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा अगर चाहे तो अपने सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। जैसे ही राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाता है, उसके उपरांत उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है, अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत? 249 के तहत। अनुच्छेद 312 की बात करें हम तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक है, यहाँ पर देखना संविधान का जो आर्टिकल 312 है, संविधान का आर्टिकल कितना? 312। संविधान का आर्टिकल 312 वो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। कितना बहुमत है? 2/3 बहुमत है। मतदान में भाग लेने वाले या फिर उपस्थित सदस्यों की संख्या का कितना? 2/3 बहुमत है।
के द्वारा अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और प्रस्ताव को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की अनुमति देता है, उसके पश्चात नई अखिल भारतीय सेवाओं को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत है, 312 के तहत। तो ये है राज्यसभा की विशेष शक्ति, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है 2/3 बहुमत के प्रस्ताव को पारित करके। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को ये कह सकता है। देखिए कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर हम विशेष शक्ति के तहत बात करें और तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा के उपरांत 1 माह के अंदर दोनों सदनों में स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति ने कोई आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। अगर राष्ट्रपति ने किसी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर दिया है तो इस आपातकाल की घोषणा का संकटकालीन की घोषणा के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा को अलग से विशेष बहुमत के द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा 1 माह के अंदर अंदर। राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की घोषणा की है उस प्रस्ताव को लोकसभा में अलग से पारित करवाना पड़ेगा और राज्यसभा में उसको अलग से पारित करवाना पड़ेगा। कितने माह के अंदर है, 1 माह के अंदर। कितने माह के अंदर, 1 माह के अंदर। कितने बहुमत के द्वारा, वो 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। तो ये हो गई हमारी राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। पहली शक्ति विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति और विविध शक्ति, जिसमें आपको पता है आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 के तहत। ये था आज का हमारा प्रकरण राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। धन्यवाद।